हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों महासंग्राम यानी कि महामैराथन क्लास है वो दोस्तों शुरू की गई है, जिसके अंदर अपन 7 दिन के अंदर है वो संपूर्ण कोर्स है वो पढ़ लेंगे। दोस्तों, आज अपन मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल से संबंधित आज अपन टॉप अति महत्वपूर्ण 250 प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं। परीक्षा में जाने से पहले दोस्तों एक नजर आपको इन प्रश्नों के ऊपर जरूर मारना है। दोस्तों, 2021 का रीट का जो सिलेबस है ये आप देख सकते हैं लेवल सेकंड का। और इसमें देखिए दोस्तों, कल अपन ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज से संबंधित प्रश्न है वो पढ़े थे। आज अपन मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हैं वो अपन मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहां पर पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था बताइए, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? अच्छा प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये ग्रंथ है अर्थशास्त्र, और इस ग्रंथ की रचना है वो दोस्तों कौटिल्य ने की थी, यानी कि विष्णुगुप्त या चाणक्य आप जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से इसकी तुलना की गई है, तो अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? बताइए मित्रों, देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो की थी दोस्तों किसने? तो ये की थी अशोक ने। अशोक का बड़ा भाई था सुसीम, उसकी हत्या करके खुद शासक बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? देखिए मित्रों, देखिए, अशोक की पत्नी के रूप में दोस्तों महादेवी, करुवाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती, तिस, ये 5-6 पत्नियों के नाम मिलते हैं, जिसमें जो करुवाकी है उसने दोस्तों अशोक को प्रभावित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? बताइए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अर्धमगधी का। अर्धमगधी का, तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्धमगधी। नेक्स्ट, 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था दोस्तों तक्षशिला। कहाँ पर भेजा था? तक्षशिला भेजा था, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और बिंदुसार को दोस्तों शत्रु का विनाशक भी कहा जाता है, यानी कि अमित्र केटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? बताइए, तो दोस्तों अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से वह, यानी कि निम्नलिखित में से
प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जिसमें से जो मौर्य वंश है ये दोस्तों सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। दोस्तों मौर्य काल है ये 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक ये माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों ये किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था मित्रों। किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? दोस्तों सम्राट अशोक ने ये है कलिंग का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। यानी कि अशोक को बौद्ध भिक्षु उपगुप्त, नाम याद रखना है आपको, उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त ने दीक्षा दी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी यह। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, यह भी आपको याद रखना है, और भद्रबाहु से वो दीक्षा ली थी। ठीक है, और अशोक ने उपगुप्त से। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म की। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वो के दोस्तों उसके प्रधानमंत्री, उनके गुरु, क्या नाम था? चाणक्य। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बौद्ध कला का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मैंने भी आपको बताया दोस्तों, जैन परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह जैन हो गया और भद्रबाहु से इन्होंने दीक्षा ली थी। ठीक है, किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोप्टस ये नामों से जाना जाता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए दोस्तों वृषल शब्द का प्रयोग मिलता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम है वो क्या था? तो वो था दोस्तों पण। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पण। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो बताइए मौर्य वंश का शासक है वो कौन सा नहीं है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो मित्रों देखिए मौर्य वंश का शासक नहीं है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ठीक है, और एक और है भद्रथ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए अजातशत्रु है, ये मौर्य वंश का शासक है, ये नहीं है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों भद्रथ। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए अपना इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था?
तो दोस्तों अशोक का जो उत्तराधिकारी है वो कौन था, वो अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों कुणाल, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था कुणाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुणाल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, सभी को पता होगा, विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। दोस्तों विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है वो क्या है, तो इसकी जो ये नाटक है, ठीक है, मुद्रा राक्षस, इसकी जो विषय वस्तु है वो है दोस्तों इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे। बताइए, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, किसने जीते पहली बार, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की, तो किसने की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अशोक ने की थी। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो अशोक का जो शिलालेख है वो दोस्तों कहाँ पर नहीं है, तो देखिए अशोक का जो शिलालेख है ये पाटलिपुत्र में नहीं है, बाकी गिरनार में भी है, कांधार में भी है और टोपरा में भी है। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख है वो नहीं है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, यानी कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं ये किसके समकालीन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें 24 नंबर का प्रश्न है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो दोस्तों नंदवंश के बाद में किस राजवंश ने शासन किया, तो नंदवंश वंश का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों घनानंद, और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों तक्षशिला। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो वो है दोस्तों इंडिका। क्या है, इंडिका। तो दोस्तों क्या हुआ था कि यूनानी शासक था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने दोस्तों 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया था, यानी कि भारत पर आक्रमण किया था यूनानी शासक सेल्यूकस ने 305 ईस्वी पूर्व में। इस आक्रमण में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना, नाम याद रखना है, हेलेना, ठीक है, उनसे विवाह किया था। और ये दोस्तों भारतीय इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक एक राजदूत है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और मेगस्थनीज ने भारत पर इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर।
27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंडिका का, सॉरी यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वह है दोस्तों विशाखदत्त। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, और वो पुस्तक है दोस्तों कौन सी, इंडिका, जिसकी रचना मेगस्थनीज ने की थी। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो वो कौन सी भाषा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राकृत। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्राकृत। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो दक्कन की विजय है वो किसने प्राप्त की थी, तो ये की थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, दोस्तों बताइए, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने यानी कि कितनी श्रेणियों में विभक्त किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कितनी श्रेणियों में, तो दोस्तों 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। किसने, मेगस्थनीज ने। कौन सी पुस्तक में, तो इंडिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 श्रेणियों में। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में। ठीक है, राजनीतिक नीतियों के बारे में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला है, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो बताइए कौन सा नहीं था इसमें, तो इसमें दोस्तों श्रीलंका नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो राजधानी है वो किसने बनाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको। आगे देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र जहां पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी, और यहाँ पर चंद्रगुप्त का महल बना हुआ है, तो ये किसका बना हुआ है ये अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों वो महल है वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बराबर गया जिला यानी कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, बताइए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो वो किया दोस्तों आजीविकों ने। ठीक है, आजीविकों ने। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, आजीविकों ने। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन से अभिलेख से, तो वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए अपना इसमें 38 नंबर का प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। दोस्तों वह अभिलेख कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो दोस्तों वो अभिलेख है कौन सा? तो वो है भाब्रू अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? तो वो भाब्रू अभिलेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, भाब्रू अभिलेख, ठीक है। और ये कहाँ पर मिला है? तो ये जयपुर में। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 39 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। अपने को बताना है कि किसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था सेंडोकोटम, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त को दोस्तों सेंड्रोकोटम के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात यानी कि शत्रु का विनाशक कहा गया है। और अशोक को दोस्तों प्रियदर्शी कहा गया है। और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है हो जाएगा दोस्तों इसमें 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो बताइए वो कहाँ पर है? उत्तराल मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कालसी में। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 42 नंबर का प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया? तो ये बनवाया था सम्राट अशोक ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज है वो था दोस्तों कौन? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? बताइए जो कलिंग युद्ध हुआ था उसकी जानकारी है वो कौन से शिलालेख में मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें अशोक का कौन सा शिलालेख है वो? तो अशोक का वो 13वां शिलालेख है। अशोक का वो 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग विजय और उसके हृदय परिवर्तन और भी अन्य कई चीज़ें हैं वो उसमें उनकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 13वां शिलालेख। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के ये राजदूत थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कब पराजित किया था। तो 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो वो था दोस्तों अशोक। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 48 नंबर का प्रश्न, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में
कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो दोस्तों क्या किया कलिंग के युद्ध जीतने के बाद में? दोस्तों भारी रक्तताप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 49 नंबर प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक नाटक था मुद्रा राक्षस जिसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। और दोस्तों मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। 4 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, संस्कृति कला साहित्य बिल्कुल सही है। सोने के सिक्के ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे। प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये तीनों इसमें सही है। 1 3 4 ये 3 इसमें सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 3 4। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है या दोनों सही है। देखिए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, क्या सही है? तो दोस्तों हाँ बिल्कुल सही है। कारण देखिए, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों कथन हैं वो बिल्कुल सत्य है और आर है वो एक की सही व्याख्या भी करता है। तो अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 100 के 100 प्रश्न आपको देखने हैं, बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न हैं। आपके सारे के सारे टॉपिक है वो मैं करवा दूंगा टॉप 100 प्रश्नों के, और ये शानदार और नए प्रश्न हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों। देखिए, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, अशोक के जो शिलालेख जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं, तो वो है दोस्तों एक तो दूसरा और एक है 13वां। दूसरा और 13वां जो शिलालेख है जो संगम राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, यह आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ए और कारण आर दिया, कथन ए और कारण है ये, ठीक है, कारण आर दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिए अशोक ने राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। और आर है वो एक की सही व्याख्या भी करता है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? दोस्तों जो अशोक का नाम अशोक है वो कौन से अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों ऐसे 4 अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पूछा गया है, ठीक है। तो एक तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इस प्रश्न का राइट आंसर तो हो जाएगा मास्की, ठीक है। इसके अलावा 3 और ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है और बाकी किसी अभिलेख में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। तो देखिए दोस्तों, एक मास्की, दूसरा है इसमें गुर्जरा, ठीक है, गुर्जरा,
और एक है दोस्तों नेतुर और एक है उदयगोलम। ये 4 जो अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो कौन सा एक अशोक के स्तंभों के बारे में गलत है। तो दोस्तों देखिए इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही है। ये अखंड है, बिल्कुल सही है। स्तंभों का सेप्ट शुंडाकार है, बिल्कुल सही है। ये स्थापत्य संरचना का भाग है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। श्रीनगर की जो स्थापना है वो किस मौर्य शासक ने की। तो दोस्तों सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में अपने को बताना है, ठीक है, सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तरापथ है, ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ये तक्षशिला में। दक्षिणापथ में दोस्तों सुवर्णगिरी, और अवंती राष्ट्र में उज्जैनी, और प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें चारों के चारों है वो सही दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कौन से ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्थशास्त्र में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। आगे देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म की दीक्षा ली थी, और किससे ली थी तो भद्रबाहु से ली थी। यहाँ पे अशोक की बात हो रही है, तो दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी तो दोस्तों ये ली थी उपगुप्त से। किससे उपगुप्त से। तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें मेगस्थनीज ने दोस्तों पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था। मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था। तो दोस्तों ये सड़क निर्माण जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था एग्रनोमाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों गूढ़ पुरुष कहा जाता था, ठीक है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें तिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो वो कौन से ग्रंथ में अपने को यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन इस ग्रंथ में अपने को यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए इसमें 66 नंबर का प्रश्न है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था उनमें शामिल है। बताइए मौर्यों का यानी कि मौर्य वंश का जो राजकोषीय वर्ष है वो कब आरंभ होता था। तो ये होता था दोस्तों आषाढ़ यानी कि जुलाई से आरंभ होता था। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है।
आगे देखिए इसमें 67 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है। बताइए कौन कौन सी जातियों का जो उल्लेख है वो अशोक ने अपने शिलालेखों में किया है। तो दोस्तों देखिए चोल, पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र, ठीक है। इन विष्णुकुंड और पल्लव इन दोनों का दोस्तों अशोक ने अपने शिलालेखों में वर्णन नहीं किया है। बाकी 4 का किया है, चोल, पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें 68 नंबर का प्रश्न है। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्राह्मी लिपि। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। 70 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप में उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है। अशोक का अभिलेख है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से यह किस देश में पाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अफगानिस्तान में। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर का प्रश्न है। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया। तो दोस्तों कहाँ की खदानों से निकाला गया। तो ये निकाला गया था मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है। तो यह किसकी उक्ति है। तो ये दोस्तों मेगस्थनीज की उक्ति है कि भारतीय लिखने की कला है वो नहीं जानते। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। तो दोस्तों किसने किया था ये आग्रह। तो ये किया था बिंदुसार ने। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 13वां बृहत शिलालेख। यानी कि 13वें शिलालेख में अपने को कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 75 नंबर का प्रश्न है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। उस प्रांत की पहचान करें यह अपने को बताना है। तो कौन से प्रांत का गवर्नर था अशोक बिंदुसार की मृत्यु के समय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा। तो वो है उज्जैन। उज्जैन प्रांत का दोस्तों गवर्नर था अशोक। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो बताइए कौन से शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख में यह कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 77 नंबर का प्रश्न है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा
तो वो है कलिंग का पृथक शिलालेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 78 नंबर प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकें, यानी कि कर सकते हैं। तो ये कौन से शिलालेख में अपने को ये जानकारी मिलती है? तो दोस्तों कौन से शिलालेख में? तो ये छठे शिलालेख में अपने को ये जानकारी मिलती है। कौन से शिलालेख में? छठे शिलालेख में यह अपने को जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी कि राजा के पास किसी भी समय दोस्तों सूचना प्रेषित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 79 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो जिला स्तर के अधिकारियों का नाम दोस्तों अवरोही क्रम में बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रादेशिक, फिर राज्युक और फिर युक्तक। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विष्टि है। तो विष्टि क्या है? तो दोस्तों विष्टि है वो बेगारी है। क्या है? बेगारी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेगारी। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता किसको बोलते थे मौर्य काल में? तो दोस्तों सीता है, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये दोस्तों, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय करता था उसको बोलते थे दोस्तों सीता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे देखिए 82 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य कला का जो सबसे अच्छा नमूना है वो है दोस्तों इसमें स्तंभ। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्तंभ। नेक्स्ट आगे देखिए, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महास्थान बांग्लादेश और सोहगोरा उत्तर प्रदेश के अभिलेखों से अपने को ये जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो दोस्तों किसे भेजा था? तो ये भेजा था दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और सहयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो बताइए कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों खगोष्ठी। ठीक है, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग इसमें किया गया है, खरोष्ठी लिपि। ठीक है, मनसेरा हजारा पाकिस्तान और शाहबाज गढ़ी पेशावर पाकिस्तान में। ठीक है, इस लिपि का प्रयोग किया गया है और इस लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ग्रीक, यूनानी और आरामाइक लिपि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है शेर ए कुना कांधार, शेर ए कुना कांधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये द्विभाषी अभिलेख है शेर ए कुना। ठीक है, याद रखना शेर ए कुना है ये अभिलेख है और ये द्विभाषी अभिलेख है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 87 नंबर का प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें देखिए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष।
राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मिस्र। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 90 नंबर का प्रश्न है, किसके शासनकाल में डायमेकस यानी कि डिमेकस भारत आया था? तो किसके शासनकाल में डायमेकस यानी कि जिसको डिमेकस भी बोलते हैं, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में ये भारत आया था। यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफी बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का जो नामोल्लेख हुआ है? तो अशोक का नाम उल्लेख है वो मैंने भी आपको दोस्तों 4 अभिलेख ऐसे बताए थे जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, मास्की, गुजरा, नेतूर और उदयगोलम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में गुजरा दे रखा है, तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं? तो कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं? तो दोस्तों 8 पशुओं की आकृतियां है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सांची स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया? तो ये बनवाया था दोस्तों अशोक ने। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है? तो अशोक को स्मरण किए जाने का जो कारण है वो क्या है? तो वो है जनहित। तो इसमें ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जनहित, ठीक है। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फायान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वरुचि, वराहमिर और धन्वंतरी, ये तीनों दोस्तों नवरत्न थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज है वो किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था दोस्तों क्या? प्रतिवेदक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, बिंदुसार पुत्र था, तो बिंदुसार है वो किसका पुत्र था? तो ये पुत्र था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का। तो अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगस्थनीज ने प्रशंसा की वह है? भारतीय लोगों ने जिस गुण की मेगस्थनीज ने प्रशंसा की वह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन से गुण की प्रशंसा की? तो वो है उच्च नैतिक स्तर। तो इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें इंडिका में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अपन ने मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे? अब दोस्तों देखिए, गुप्त साम्राज्य, अब अपना दूसरा नंबर का टॉपिक आता है गुप्त साम्राज्य का, और गुप्त साम्राज्य से संबंधित आज अपन प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं यहां पे कि गुप्त वंश की स्थापना है वो किसने की? तो ये की थी दोस्तों श्री गुप्त ने। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त है ये किसके सामंत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे गुप्त। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की?
तो दोस्तों गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने। आगे देखिए, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, अपने को इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यानी कि कौन सा अभिलेख है किससे संबंधित है वो अपने को बताना है। देखिए, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है, ये दोस्तों समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। और देखिए यहाँ पे विल्संड जो अभिलेख है ये दोस्तों कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी अभिलेख है ये दोस्तों स्कंदगुप्त से संबंधित है। और मंदसौर लेख है ये दोस्तों वंदु वर्मन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें सारे के सारे सही, पहले से ही सही सुमेलित हैं, तो ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आर्यभट्ट। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। तो दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संस्कृत। द नंबर यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समुद्रगुप्त को। यानी कि समुद्रगुप्त को दोस्तों क्या कहा गया है? तो ये भारत का नेपोलियन। ठीक है, याद रखना, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था, इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो स्कंदगुप्त है इसने हूणों को रोकने में दोस्तों बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है तो कि हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था किसने? स्कंदगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 9 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों गुप्त राजवंश है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था दोस्तों कला एवं स्थापत्य के लिए। कला एवं स्थापत्य के लिए दोस्तों गुप्त राजवंश है ये प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे देखिए अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये गुप्त काल से संबंधित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो दोस्तों ये किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के दोस्तों कालिदास है वो राजकवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि अजंता की गुफाएं में जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से धर्म के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधा सा है, बौद्ध धर्म के लिए। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था?
उत्तर गुप्त युग में जो विद्यालय यानी कि जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था, तो वह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नालंदा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। आगे देखिए, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये दोस्तों भानुगुप्त से है। किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। और दोस्तों गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वो भी था दोस्तों भानुगुप्त, याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, भानुगुप्त, ठीक है। आगे देखिए, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होना चाहिए, जो फायान है ये दोस्तों चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, ठीक है, याद रखना। चंद्रगुप्त प्रथम के, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड, प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, याद रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था ये फायान, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम मत कर देना, सेकंड होगा ये, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत यात्रा पर आया था, ठीक है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था तो वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों गुप्त काल। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। आगे देखिए, फायान कहाँ का निवासी था? फायान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों ये चीन का निवासी था फायान। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फायान है ये चीन का निवासी था। आगे देखिए, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो दोस्तों कौन से वंश का शासक था? तो ये वाकाटक वंश का शासक था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाकाटक वंश, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 19 नंबर प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज कहा गया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कहोम स्तंभ लेख, कहोम स्तंभ लेख। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कहोम स्तंभ लेख। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो वो है दोस्तों बोध गया में, ठीक है, बोध गया में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म है वो सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों गुप्त काल में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न, यानी सॉरी 23 नंबर का प्रश्न, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि है ये कब धारण की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, शकों का उन्मूलन करने के बाद में, शकों का उन्मूलन करने के बाद में दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वो थे दोस्तों विष्णु। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। आगे देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किस खुशी में? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शकों को पराजित करने के बाद में। शकों को पराजित करने के बाद में दोस्तों चांदी के सिक्के चलाए थे दोस्तों, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर
सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों लौह स्तंभ का निर्माण है वो कौन सी सदी में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों चौथी सदी में, तो इसमें यानी कि चतुर्थ सदी में, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें फायान और हेनसान ने के राज्यों को देखा? तो दोस्तों फायान और हेनसान ने किसके राज्यों को देखा? देखिए, फायान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, और दोस्तों हेनसान आया था वो है हर्षवर्धन के समय। ठीक है, तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, है से है आप याद रख लेना, हर्षवर्धन में है आता है और हेनसान में भी है आता है। ठीक है, तो है से है यानी कि हेनसान आया था हर्षवर्धन के टाइम में, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था फायान। ठीक है, ये दोनों चीनी यात्री थे, हेनसान और फायान। आगे देखिए, धनवंतरी थे, तो दोस्तों धनवंतरी है वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी थे तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इनके दरबार में 9 रत्न थे, कौन कौन से थे तो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ध्यान रखना। कालिदास, धनवंतरी, सणपक, ठीक है, सपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, ठीक है, और घटकपर, वराहमीर और वररुचि, ये टोटल 9 रत्न थे दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। तो इसमें धनवंतरी आता है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार की थी? तो ये थी दोस्तों राजतंत्रात्मक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट है, फायान द्वारा रचित ग्रंथ, फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? तो दोस्तों निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? यहां पे ग्रंथ का नाम बताया है फो कुओ की। ठीक है, तो इसमें किसका विवरण नहीं मिलता? तो वो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का दोस्तों इसमें विवरण है वो नहीं मिलता। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध राज्यों का और बौद्ध मंदिरों, स्तूपों, विहारों का, इन तीनों का दोस्तों वर्णन मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कौन है? तो वो है दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 16, 17 और 19। 16 यानी कि गुफा नंबर 16, 17 और 19, इन तीनों का निर्माण है। ठीक है, ये दोस्तों गुप्त काल में हुआ था इन तीनों का निर्माण। ठीक है, और अजंता की 16 और 17 गुफा के चित्र एवं बाग इस युग की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। किसकी? तो गुप्त काल के। ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो दोस्तों किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड के। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार से जुड़े थे दोस्तों ये अमर सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों किसे? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो किस उपलक्ष्य में किया था ये बताना है। गुप्त संवत
का प्रारंभ है वो किस उपलक्ष्य में किया था? तो ये किया था दोस्तों अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में दोस्तों 319 ईस्वी में गुप्त संवत है वो प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त ने। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है समुद्रगुप्त का। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। आगे देखिए, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सीधा सा है, गुप्त वंश की बात कर रहे हैं अपन, तो गुप्त वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। धमेक स्तूप का निर्माण है ये गुप्त काल में हुआ था, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये लिखा था दोस्तों कौन से कवि ने? तो ये लिखा था कालिदास ने। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो दोस्तों कौन से युग में हुई थी? तो वो हुई थी गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, तो यानी कि गुप्त काल में भू राजस्व की दर है वो क्या थी? तो वो है उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग ये दोस्तों इसमें गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी दोस्तों गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गुप्त वंश। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति है? किसकी स्मृति में किया गया? तो ये देखिए दोस्तों, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम की मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ है वो किसकी स्मृति में बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चंद्रगुप्त। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का रचयिता था, तो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अग्निमित्र। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो वो था अग्निमित्र। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रयाग के अभिलेख में। ठीक है, प्रयाग के अभिलेख में। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्न में से
किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुप्त। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो कालिदास ने कौन सा नाटक है वो नहीं लिखा था? तो यहाँ पे देखिए, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, तो ये जो तीनों नाटक हैं ये तो दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखे गए थे, लेकिन चौथा नंबर का जानकी हरण ये कालिदास द्वारा रचित नहीं है, तो अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो ये है दोस्तों धार में, बाग धार में। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर धार जिले में। आगे देखिए, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। तो दोस्तों गुप्त वंश ने कौन सी अवधि से कौन सी अवधि तक शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 319 से 500 ईस्वी तक। 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक दोस्तों शासन किया था गुप्त वंश ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो दोस्तों बाल विवाह की प्रथा है यह आरंभ हुई थी किस काल में? तो दोस्तों गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये जारी किए गए थे दोस्तों गुप्त काल में। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों कहाँ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एरन अभिलेख से मिलता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एरन अभिलेख। आगे देखिए, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम से लगाना है। क्रम से लगाना है गुप्त वंश के शासकों का क्रम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। कब बनता है? तो 319 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में शासक बनता है दोस्तों समुद्रगुप्त। कब बनता है? तो 335 ईस्वी में। उसके बाद में शासक बनता है दोस्तों चंद्रगुप्त। ये बनता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, ये बनता है 380 में। और उसके बाद में शासक बनता है दोस्तों वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त बनता है दोस्तों 413 ईस्वी में। और फिर दोस्तों कुमारगुप्त के बाद में शासक बनता है स्कंदगुप्त। ये कब बनता है? तो ये बनता है दोस्तों 455 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा क्रम ये ही होगा इसका। कुमारगुप्त यहाँ पे दे नहीं रखा, तो बिल्कुल अपना क्रम ये ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, 5वां नंबर का गलत दे रखा है। 1 2 3 4 डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे बड़ा ढेर है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बयाना भरतपुर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने ही दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कथन ए और कथन आर दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था
का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों सही है, लेकिन दोस्तों एक की यानी कि आर है वो एक की सही व्याख्या है वो नहीं करता। दोनों कथन इसमें बिल्कुल सही है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता है था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है दोस्तों ताम्रलिप्ति। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो चांदी के सिक्के दोस्तों क्या कहलाते थे, तो रूपक कहलाते थे चांदी के सिक्के। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे देखिए विद्वान दे रखे हैं, और सूची सेकंड में कौन किससे संबंधित था, यानी कि नाट इनके जैसे कौन किससे संबंधित है, ठीक है, किसने किसकी रचना की थी वो बताना है। देखिए, विशाख दत्त है, ये दोस्तों नाटक लिखते थे। वराहमिहिर है, ये दोस्तों खगोल विज्ञान शास्त्री थे। चरक है, ये दोस्तों चिकित्सा से संबंधित थे। और ब्रह्मगुप्त है, ये दोस्तों गणित से संबंधित थे। समझ में आ गया। 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 3 1 4, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उज्जैन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उज्जैन। ठीक है, आगे देखिए, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, वो कृति कौन सी है कालिदास की, तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन से युग को, तो वो है गुप्त युग को। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था, तो गुप्त वंश के पतन का कारण है वो कौन सा नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, देखिए, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ये बिल्कुल नहीं था दोस्तों। गुप्त वंश में सबसे बड़ी खासियत यही थी कि गुप्त वंश के पतन का ये कारण नहीं था कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह हुआ हो। ठीक है, बाकी तीनों कारण थे गुप्त वंश के पतन के। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह। ठीक है, ये तीनों इसका बिल्कुल सही कारण है, लेकिन डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया, तो दोस्तों सीधा सा है, ये सिर्फ वो ही हो सकता है जो संगीत प्रेमी हो। समुद्रगुप्त है वो संगीत प्रेमी था तथा उसे उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने कवराज नाम से कई कविताएं लिखी थी, तो यहाँ पे समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 69 नंबर प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आर्यभट्ट। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। आगे देखिए, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध है तो वो किससे है, तो वो है दोस्तों इसमें किससे, चिकित्सा से संबंधित है। इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था,
तो वो था दोस्तों रामगुप्त। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में शासक और सूची सेकंड में अभिलेख दे रखे हैं। ठीक है, देखिए कौन से शासक से संबंधित कौन सा अभिलेख है वो बताना है। यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त, तो यहाँ पे समुद्रगुप्त से संबंधित प्रयाग प्रशस्ति बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित महरौली का लौह स्तंभ लेख ये भी सही है। स्कंदगुप्त का दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख, और बुद्धगुप्त का दोस्तों इसमें पहाड़पुर ताम्रपत्र। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें पहले से ही सही सुमेलित किए गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। सूची फर्स्ट में मुद्रा के प्रकार हैं और सूची सेकंड में शासक है, यानी कि कौन सी मुद्रा का प्रकार कौन से शासक के समय चला था वो अपने को बताना है। देखिए वीणा वादक, मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों वीणा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर। किसको? समुद्रगुप्त को। किसने चलाए थे वीणा वादक सिक्के? तो ये समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और देखिए कुमार देवी प्रकार का जो सिक्का है ये दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का है। चक्र विक्रम प्रकार का जो सिक्का है ये दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया था। और कार्तिकेय प्रकार का जो सिक्का है ये दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने चलाया था। ठीक है, तो इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि इसमें सारे ही सही सुमेलित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट में शासक और सूची सेकंड में उपाधि है, यानी कि किसकी क्या उपाधि है वो दोस्तों अपने को इसमें बताना है। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम की दोस्तों उपाधि है महाराजा धीराज की। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि है महाराजा धीराज की। और समुद्रगुप्त की उपाधि है दोस्तों अश्वमेघ पराक्रम। और चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि है दोस्तों परम भागवत। और स्कंदगुप्त की दोस्तों उपाधि है सक्रोपम। ठीक है, याद रखना है सक्रोपम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कहां पर है 1 2 3 4, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए सूची फर्स्ट में शासक है और सूची सेकंड में पत्नी है, यानी कि कौन से शासक की पत्नी कौन थी वो अपने को बताना है। देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह किया था। ठीक है, तो कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रामगुप्त की पत्नी थी दोस्तों ध्रुव देवी। ठीक है, और दोस्तों चंद्रगुप्त यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त की जो पत्नी का नाम था वो था दोस्तों क्या, तो वो है दत्ता देवी। कौन थी? दत्ता देवी। ये दोस्तों समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था। और दोस्तों यहाँ पे रुद्रसेन सेकंड सॉरी, यहाँ पे रुद्रसेन यानी नहीं चंद्रसेन, यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड है। ठीक है, रुद्रसेन नहीं होगा, चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी का नाम था दोस्तों प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। ठीक है, और दोस्तों प्रभावती सॉरी देखिए अपने इसमें सही है रुद्रसेन, इसका बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों इसमें एक चीज, रुद्रसेन सेकंड, ठीक है, रुद्रसेन सेकंड की पत्नी का नाम था प्रभावती, बिल्कुल सही बात है। ये जो प्रभावती है ये दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड के साथ में किया था। ठीक है, समझ में आ गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समुद्रगुप्त ने। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 77 नंबर प्रश्न है, सर्व राजोच्छेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला
की उपाधि किसने धारण की? तो सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो ये धारण की थी दोस्तों किसने? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने अंतिम शक शासक रुद्र थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? किसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो वो किसने किया? तो ये किया था दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में रचनाकार हैं और सूची सेकंड में रचना है, यानी कि किसने किसकी रचना की है वो दोस्तों अपने को इसमें बताना है। देखिए, आर्यभट्ट ने दोस्तों आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की है, धन्वंतरी ने नवनीत क्रम ग्रंथ की रचना की, ब्रह्मगुप्त ने दोस्तों ब्रह्म सिद्धांत की रचना की, वरामियर ने दोस्तों पंच सिद्धांत तक की रचना की। यानी कि सारे के सारे इसमें पहले से सही सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, जिसमें 1 2 3 4 दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 80 नंबर प्रश्न है, सुदर्शन झील जिरा का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था। देखिए यहां पे जिसका, ठीक है, देखिए सुदर्शन झील का निर्माण है वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने दोस्तों ये सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इसका जो इस झील की जो मरम्मत है वो पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। और दूसरी बार मरम्मत है वो दोस्तों किसने करवाई थी? यानी कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो दोस्तों पुष्पगुप्त ने करवाया था। और इसकी पहली बार मरम्मत है वो दोस्तों शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। और दूसरी बार मरम्मत है वो दोस्तों किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी दोस्तों किसने? तो स्कंदगुप्त ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। आगे देखिए, इसमें 81 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में प्रशासकीय विभाजन और सूची सेकंड में प्रशासक दे रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए, भुक्ति प्रांत, ठीक है, और यानी कि किसको क्या कहा गया है, जैसे ग्राम को क्या, नगर को क्या कहते थे, विषय जिला को क्या कहते थे, प्रांत को क्या कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं भुक्ति यानी कि प्रांत को क्या बोलते थे, यानी कि प्रांत का जो प्रशासक होता था वो कौन होता था? तो वो होता था उपरिक। क्या होता था? उपरिक। और विषय जिला यानी कि इसका जो प्रशासक होता था वो है विषयपति। नगर का प्रशासक होता था नगरपति। और ग्राम का प्रशासक होता था ग्रामिक। तो इसमें 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित इसमें नहीं है? यहां पे देखिए दोस्तों, देखिए महासंधि विग्रहिक यानी कि युद्ध व शांति का मंत्री। दूसरा है महादंडनायक यानी कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक। तो दोस्तों ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। और ये महासभापति, तो दोस्तों ये महासभापति ये नहीं था दोस्तों इसमें। ठीक है, महासभापति। महादंडनायक होता था वो दोस्तों न्यायाधीश है। ठीक है, यानी कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो दंड देता था। ठीक है, तो इसका इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। देखिए सूची फर्स्ट में क्षेत्र भूमि और सूची सेकंड में दोस्तों ये कौन सी प्रकार की भूमि है। ठीक है, तो यहां पे देखिए वास्तु भूमि दोस्तों ये कृषि योग्य भूमि होती थी। और अप्रहत भूमि ये दोस्तों निवास योग्य भूमि होती थी। और अप्रहत भूमि ये भी दोस्तों जंगली भूमि कहलाती थी। और खिल भूमि ये दोस्तों कृषि के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त भूमि कहलाती थी। यानी कि ये सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सही सुमेलित नहीं है?
कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, तो यहाँ पे रवि कीर्ति सीधा सा गलत दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किराता जूर्नियम भारवी 10 कुमार चरित्र दंडिन मृच्छकटिकम शूद्रक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? यहां पे देखिए कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए वाग्भट, अष्टांग हृदय, कामदंक, नीतिसार, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, और यहाँ पे भर्तरी दे रखा है मेघदूतम। अब दोस्तों सीधा सा है, देखिए मेघदूत है, ये किसकी रचना है? तो ये दोस्तों कालिदास की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श्रेष्ठी, श्रेष्ठी किसको बोलते थे? तो श्रेष्ठी बोलते थे साहूकार को, और सार्थवाह, सार्थवाह बोलते थे व्यापारी को, कुलिक, कुलिक बोलते थे शिल्पी या कारीगर को, और कायस्थ बोलते थे लेखक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मिहिर कुल का संबंध था, तो दोस्तों मिहिर कुल का जो संबंध था वो किससे था? तो वो था दोस्तों हूण से, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हूण। आगे देखिए कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, तो दोस्तों कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन? तो वो है मोखरी, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्यों खींच रहा है? क्योंकि दोस्तों उसकी उंगरोधता के कारण, उसकी उंगरोधता के कारण दोस्तों। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर है उपलब्ध है? तो किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये दोस्तों वाघ गुफाओं में उपलब्ध है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, वाघ गुफाएं। आगे देखिए पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, तो ये दोस्तों उत्तर बंगाल में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो परम भागवत की उपाधि धारण किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों समुद्रगुप्त ने, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अपन ने मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, और अब अपन है वो दोस्तों गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए गुप्तोत्तर काल से संबंधित पहला प्रश्न, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों किसने की है स्थापना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पुष्यभूति वर्धन ने, पुष्यभूति वर्धन ने दोस्तों पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित किया गया है। सूची फर्स्ट में राज्य है और सूची सेकंड में राजधानी, यानी कि कौन से राज्य की राजधानी कौन सी थी ये अपने को इसमें बताना है। देखिए यहाँ पे वर्धन वंश की जो राजधानी थी, यानी कि वर्धन राज्य की राजधानी दोस्तों थानेश्वर थी, बिल्कुल सही है। मोखरी राज्य की राजधानी है वो दोस्तों कन्नौज थी, और वाकाटक राज्य की राजधानी दोस्तों पुरिका थी, और मेत्रक राज्य की राजधानी दोस्तों वल्लभी थी। यानी कि इसमें चारों के चारों इसमें पहले से सही सुमेलित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 3 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राजवंश है और सूची सेकंड में दोस्तों शासक है, यानी कि कौन से राजवंश का कौन सा शासक है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों वर्धन वंश का कौन सा शासक है इसमें? तो देखिए वो है
पुष्य शक्ति, पुष्य शक्ति है ये दोस्तों वर्धन वंश का शासक था। मोखरी, मोखरी राजवंश का जो शासक था वो था दोस्तों विंध्य शक्ति। और वाकाटक का शासक था दोस्तों वो है इसमें ईशान वर्मा। और मैत्रक राजवंश का शासक था दोस्तों भट्टारक। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4-3-2-1, 4-3-2-1 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है वैजयंती या वनवासी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मुझे पता है आपने ये टॉपिक है पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, और दोस्तों आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। टॉप 50 प्रश्न करवा रहा हूं मैं और ये बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न हैं, ठीक है। इससे आपका प्राचीन इतिहास है वो और भी मजबूत हो जाएगा। देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हर्षवर्धन। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 5 नंबर का प्रश्न, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दोस्तों हर्षचरित्र किसके द्वारा? तो ये लिखी गई थी दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र की रचना की गई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री ये भारत आया था? तो दोस्तों सीधा सा है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो देखिए है से आपको है याद रखना है, ठीक है, है से है याद रखना है, यानी कि हिंसान आया था दोस्तों हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन यानी कि पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने? तो नरसिंह वर्मन ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने दोस्तों पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो है पुलकेशिन प्रथम, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों इसमें किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? यानी कि द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 10 नंबर प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, याद रखना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों ऐहोल अभिलेख से, ठीक है, यानी कि ऐहोल अभिलेख का संबंध है वो पुलकेशिन द्वितीय से और हर्ष से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न, प्रतापशील, हूण हरिण केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो ये तीनों उपाधियां प्रतापशील, हूण हरिण केसरी, महाराजा धीराज, ये तीनों उपाधियां किसकी थी? तो ये थी दोस्तों प्रभाकर वर्धन की। किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की ये तीनों उपाधियां थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? ठीक है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कन्नौज, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी है वो थानेश्वर से विस्थापित कर कन्नौज में स्थापित की थी, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और ये हर्षवर्धन है ये कौन से वंश का शासन है?
कौन से वंश का शासक है? तो ये पुष्यभूति वंश का शासक है हर्षवर्धन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें शकलोत्तरापत नाथ, देखिए शकलोत्तरापत नाथ किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों किसे? ये हर्षवर्धन को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें हेनसान ने किसे शिलादित्य कहा है? हेनसान ने किसे शिलादित्य कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है हेनसान ने। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है इसमें हर्षवर्धन ने। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो ये था दोस्तों शशांक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे? तो वो है नर्मदा नदी के किनारे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कन्नौज। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। आगे देखिए, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्ष की जीवनी है वो दोस्तों किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों बाणभट्ट ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा है वो कहाँ किया करता था? तो ये किया करता था दोस्तों प्रयाग में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मोखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ में। मोखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ में दोस्तों राज्यश्री का विवाह हुआ था। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गौड़ नरेश शशांक ने। गौड़ नरेश शशांक ने। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 25 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? देखिए, इसमें हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से विस्थापित कर कन्नौज में स्थापित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। आगे देखिए, इसमें कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। और कन्नौज कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हेनसान की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। हेनसान की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ये था दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है मथुरा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। आगे देखिए, कवि बाणभट्ट निवासी था। तो कवि बाणभट्ट है ये कहाँ का निवासी था? तो ये निवासी था दोस्तों कहाँ का?
तो ये थानेश्वर का निवासी था कवि बाणभट्ट। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, आगे देखिए नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार है वो दोस्तों कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें हर्षवर्धन। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। इसमें देखिए सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो वो कन्नौज व प्रयाग में किया था। कन्नौज व प्रयाग में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें नागानंद इसमें देखिए रलावली व प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे। तो यहाँ पे देखिए नागानंद रत्नावली है, ठीक है, रत्नावली। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हर्षवर्धन। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन ने पराजित किया था गुर्जरों को। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आज भी भारत में हेनसान को याद करने का मुख्य कारण क्या है? आज भी भारत में हेनसान को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है सी यूकी की रचना की थी हेनसान ने, ठीक है, जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ये दोस्तों शासक था कहाँ का? तो ये वातापी या बदामी का शासक था। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है दुर्वसेन सेकंड। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कि किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था 641 ईस्वी में? तो ये भेजा था दोस्तों किसने? तो ये भेजा था हर्षवर्धन ने। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 38 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो वो किसने किया था वर्णन? तो वो किया था दोस्तों वांग हवेन तसे। वांग हवेन तसे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों किसे? तो ये कहा जाता है हेनसान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, हेनसान भारत में लगभग कितने साल रहा? हेनसान है ये हर्षवर्धन के काल में आया था, लेकिन ये कितने वर्षों तक रहा भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 15 वर्षों तक रहा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए हेनसान के सम्मानार्थ, ठीक है, इनके सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो दोस्तों 643 ईस्वी में दोस्तों एक महासभा का आयोजन किया था हर्षवर्धन ने। तो ये कहाँ पर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कहाँ पर? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग, उज्जैन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कन्नौज में। तो 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, यानी कि कुंभ का मेला जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था, तो वो किया था हर्षवर्धन ने। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, तो किसने रोका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने, तो ये हर्षवर्धन ने। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट में रचना है और सूची सेकंड में रचनाकार हैं, यानी कि किसकी रचना किसने की थी वो अपने को इसमें बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना है वो दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा की गई थी, और नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक इसकी रचना है वो दोस्तों भर्तरी के द्वारा की गई थी। सूर्य शतक की रचना है वो दोस्तों मयूर के द्वारा की गई थी, और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इसकी रचना है वो दोस्तों हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 2 3 1 हो जाएगा। 4 2 3 1 यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, तो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित कौन नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन, तो वो है कालिदास। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए कथन ए हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण आर देखिए इसमें हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो दोस्तों कौन सा सही है इसमें, तो इसमें देखिए दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित है, तो यहाँ पे देखिए कौन इसमें सही सुमेलित है, तो देखिए अवंती ये हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, सिंहनाद ये दोस्तों महासेनापति था, कुंतल है ये दोस्तों सेनापति था अश्वसेना का, तो ये सारे सही है इसमें, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किसने कहा था, तो ये हेनसान ने कहा था, चीन यात्री है ना इसने। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है अग्रहार का अर्थ था, तो अग्रहार का अर्थ क्या था, तो ये था दोस्तों ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्ति भूमि अनुदान, ये था अग्रहार। ठीक है, तो दोस्तों गुप्तोत्तर काल से संबंधित भी अपन ने प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। दोस्तों देखिए ये महासंग्राम और महामैराथन क्लास है, ठीक है। इस क्लास के माध्यम से अपन 7 दिन के अंदर है वो संपूर्ण कोर्स है वो कर लेंगे। शर्त यही है रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और परीक्षा में जाने से पहले आपको एक नज़र है वो जरूर मार के जाना है, ठीक है। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।